हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक जिसका नाम है हमारे अतीत 2, यह टेक्स्ट बुक में 9वां अध्याय है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। और दोस्तों, यह अध्याय में पेज नंबर 126 से 130 पर जो इंफॉर्मेशन दी है उनको बेस बनाते हुए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकते थे वो भी यहां हमने सेट करके वीडियो बनाया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और यह वीडियो किसके लिए हेल्पफुल है। तो जो बच्चे कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं उनको तो यह वीडियो देखना ही चाहिए, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके सिलेबस में भारतीय कला एवं संस्कृति है तो यह वीडियो निश्चित तौर ही देखना चाहिए। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में कांगड़ा की जो शैली है यानी कि लघु चित्रों की कुछ शैलियां या तो हमारे भारत देश के जो शास्त्रीय नृत्य है उनका जिक्र यह अध्याय में किया गया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं हमारे अतीत 2 कक्षा 7 की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक। 9वां अध्याय है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। और यह अध्याय में कल हमने पढ़ा था पहला पार्ट, आज दूसरा पार्ट कंटिन्यू करते हैं। तो क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। क्या दोस्तों, क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी, यह टाइटल से एक अच्छा आर्टिकल दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं। यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती है तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखें। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी हुई है। यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि कौन सी नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी हुई है। तो याद रखना, कथक नृत्य शैली का संबंध है उत्तर भारत से, यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश जो उत्तर के राज्य है उनसे ताल्लुक रखती है कथक नृत्य शैली। एक बार फिर से पढ़ लो। क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती है तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखें, यानी कि कथक नृत्य के बारे में डीपली इंफॉर्मेशन यह अध्याय में दी गई है। और यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। दोस्तों, कथक शब्द कौन से शब्द से निकला है? कथा शब्द से निकला है। और यह संस्कृत शब्द या अन्य भाषाओं में भी कथक कथा शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसका मीनिंग क्या होता है? कहानी। और कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथा वाचन को अलंकृत किया करते थे। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि कथक शब्द कथा शब्द से निकला है जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। आप भी कथा सुनने जाते होंगे। हमारे गुजरात में पूज्य मोरारी बापू जी है तो वो कथा सुनाते हैं। तो कथा जिसका मीनिंग है कहानी, लेकिन हमारे पूज्य मोरारी बापू रामचंद्र भगवान की कथा सुनाते हैं और बहुत से लोग दोस्तों सुनने के लिए आते हैं, लाखों की तादाद में आते हैं। ओके, तो कथक शब्द कथा शब्द से निकला है जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कि कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। क्या दोस्तों, यह कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथा वाचन को अलंकृत किया करते थे। आंसर बताइए, कथक शब्द किस शब्द से निकला है? कथक शब्द कौन से शब्द से निकला है? कथा शब्द से निकला है। सही आंसर ऑप्शन ए। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ
कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। कब? 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान, आख्यान किसको कहते हैं? किसी कहानी को नाट्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे आख्यान कहते हैं। जैसा कि हमारे गुजरात में रामदेव पीर जी का आख्यान। ओके, तो राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रास लीला कहा जाता था। रास लीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रास लीला कहा जाता था। रास लीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। आंसर बताइए, निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य में राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे? तो दोस्तों, यह शास्त्रीय नृत्य का नाम है कथक। कथक नामक शास्त्रीय नृत्य में राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। आगे बात करें तो मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। क्या? मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला। कौन से दो घरानों में फूला फला? एक तो राजस्थान में जयपुर घराना है, तो जयपुर के राज दरबारों में फला फूला, और दूसरा लखनऊ में फला फूला। यानी कि एक तरफ जयपुर घराना अस्तित्व में आया तो दूसरी तरफ लखनऊ घराना। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। क्या दोस्तों? यह कथक एक अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, इमेज में आप देख सकते हैं, वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह नृत्य को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, प्रोत्साहन मिला। एक बार फिर से पढ़ लो यहां से कि मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासन काल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला। एक तो राजस्थान का जयपुर घराना, तो जयपुर के राज दरबारों में, और लखनऊ में यह फला फुला, और अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। आंसर बताइए, कथक किन दो परंपराओं अर्थात घरानों में फला फूला? तो मैंने कौन से घरानों का जिक्र किया? आपका ध्यान स्क्रीन पर था। तो सही आंसर है एक तो जयपुर घराना और दूसरा लखनऊ घराना। यह दोनों परंपराओं यानी कि दोनों घरानों में यह फला फूला कथक नृत्य। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। आगे बात करें तो 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। यह कथक नृत्य दोस्तों 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि कौन कौन से राज्यों में, यह मैप में देखिए, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में भी बहुत से क्षेत्रों में फैला। ओके, और इसकी प्रस्तुति में मतलब कथक की प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुतपद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। इमेज में आप देख सकते हैं कि कथक की प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुतपद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। क्या दोस्तों? यह ब्रिटिश प्रशासकों ने कथक नृत्य को नापसंद किया, फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता मिल गई। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं
कि यह कथक की प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुतपद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह यह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया, फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता भी मिल गई। चलिए आंसर बताइए कि इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुतपद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाता है। मैं आपके सामने यह नृत्य पेश करूं। तक 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 दोस्तों, इसी तरह कुछ शास्त्रीय नृत्य पेश किए जाते हैं। मुझे उनके सभी लक्षण तो मालूम नहीं, लेकिन मैंने आपके सामने सिर्फ यह रोमांस किया है। ओके, तो किसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुतपद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, कथक। और दोस्तों, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में यह चित्र दिया गया है, चित्र 5। यह किसका चित्र है? तो मध्य प्रदेश में जो खजुराहो है, खजुराहो में बहुत से मंदिर है, इनमें से एक मंदिर है लक्ष्मण मंदिर। और लक्ष्मण मंदिर में जो दीवारें पर पत्थरों में उकेरी गई यह प्रतिमाएं यहाँ चिपकाई गई है, तो यह नृत्य की कक्षा इमेज में आप देख सकते हैं। ओके, और यदि आप मध्य प्रदेश में जाते हैं तो अपनी यात्रा के दौरान खजुराहो के टेम्पल देखना मत भूलिएगा। ओके, और यदि आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और आपको खजुराहो के मंदिर के बारे में जो भी पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो दोस्तों, यह अध्याय में शास्त्रीय नृत्य का अर्थ स्पष्ट किया गया है। देखो, किस कला रूप को शास्त्रीय माना जाए? इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय इसीलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से प्राप्त होता है, अथवा यह शास्त्रीय इसीलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है और उसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है? ये ऐसे प्रश्न है जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है, वे विशिष्टताएं पाई जाती है जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। यद्यपि शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्दशः सही नहीं होता है। एक बार फिर से पढ़ लो। शास्त्रीय नृत्य का अर्थ, किस कला रूप को शास्त्रीय माना जाए? इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय इसीलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से प्राप्त होती है, अथवा यह शास्त्रीय इसीलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है और उसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है? ये ऐसे प्रश्न है जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है, वे विशिष्टताएं पाई जाती है जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। यद्यपि शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्दशः सही नहीं होता है। आगे अन्य नृत्य रूप जिन्हें इस समय शास्त्रीय नृत्य माना जाता है, तो ऐसे शास्त्रीय नृत्य की सूची यहाँ पर दी गई है और कौन से राज्य में कौन सा शास्त्रीय नृत्य फेमस है वो यहाँ पर आप पढ़ लीजिए कि तमिलनाडु का है भरतनाट्यम, केरल का कथकली, उड़ीसा का ओडिसी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी और मणिपुर का मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य फेमस है। एक बार फिर से पढ़ लो। तमिलनाडु में कौन सा? भरतनाट्यम, केरल का कथकली, उड़ीसा का ओडिसी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी और मणिपुर का मणिपुरी। ओके, याद रख लिया। चलिए आंसर बताइए, कौन सा नृत्य रूप है जिन्हें शास्त्रीय माना जाता है? दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य की लिस्ट मैंने आपके सामने 2 बार पढ़ी। कौन से राज्य से संबंधित है वो भी आपको पता चल गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि तमिलनाडु का भरतनाट्यम, केरल का कथकली,
आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, यह सभी नृत्य रूप है जिन्हें शास्त्रीय माना जाता है। तो आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। और एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में एक ऐसा चित्र दिया गया है। यह चित्र किसका है? यह कुछ नृत्यांगनाओं का चित्र है और ये नृत्यांगनाएं कथक नृत्य कर रही है एक दरबार में, एक राजा के सामने। और एक ऐसा क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में रखा गया है आपके लिए, और यह क्वेश्चन के बारे में आपको एक अच्छा आर्टिकल लिखना चाहिए। क्वेश्चन क्या है? इनमें से किसी एक नृत्य के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। यानी कि जो यहाँ पर लिस्ट दी गई है, इनमें से किसी एक शास्त्रीय नृत्य के बारे में आपको डीपली इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी चाहिए, एक अच्छा आर्टिकल लिखना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी चैनल GK 2020 पर यह शास्त्रीय नृत्यों के बारे में वीडियो बनाकर अवेलेबल किए हैं, आपकी जरूरत के लिहाज से आप देख सकते हैं। ओके, आगे बात करें संरक्षकों के लिए चित्रकला लघु चित्रों की परंपरा। दोस्तों, लघु चित्रों की परंपरा के बारे में यहाँ डीपली इंफॉर्मेशन दी है। चलो मेरे साथ साथ पढ़ो। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र, जैसा कि उनके नाम से ही पता चल जाता है कि लघु चित्र किसको कहते हैं। लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए जाते थे। उनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों के सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। एक बार फिर से पढ़ लो कि यह लघु चित्र की जो परंपराएं है वो कब से विकसित हुई, लघु चित्र कौन सी चीजों पर बनाए जाते थे। तो एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। वर्तमान में दोस्तों कागज या कपड़े पर चित्रित किया जाता है, लेकिन प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। आंसर बताइए, प्राचीनतम लघु चित्र किसके ऊपर चित्रित किए जाते थे? प्राचीनतम लघु चित्र किसके ऊपर चित्रित किए जाते थे? तालपत्रों पर चित्रित किए जाते थे या तो लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए जाते थे? या दोनों पर प्राचीनतम लघु चित्र चित्रित किए जाते थे? तो आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। लेकिन वर्तमान में लघु चित्र किसके ऊपर चित्रित किए जाते हैं? तो कागज पर या कपड़ों पर चित्रित किए जाते हैं। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था। दोस्तों, कौन से मुगल बादशाह ने यह लघु चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था? तो आंसर होना चाहिए अकबर, जहांगीर और शाहजहां। यह तीनों ऐसे मुगल शासक थे जिन्होंने कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। इमेज में आप देख सकते हैं, यह मुगल शासकों को आप पहचानते हैं। तो मैं एक मुगल शासक पर क्वेश्चन मार्क करता हूं और आपने यदि सही रूप से पहचान लिया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ओके, यह कौन सा मुगल शासक है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, तो मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। आंसर बताइए, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था? कौन सा मुगल बादशाह था जिन्होंने कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था? तो अकबर, जहांगीर और शाहजहां तीनों ऐसे मुगल बादशाह थे जिन्होंने कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया। तो आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था। क्या? गिफ्ट के रूप में लघु चित्र का आदान प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने चुने लोग जैसा कि बादशाह
और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। यह लघु चित्र कुछ गिने चुने लोग मतलब बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबार में चले गए। और दोस्तों, यह नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के बारे में अध्याय 10 में हम पढ़ने वाले हैं। तो मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को भी प्रभावित किया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमाचल की तलहटी का इलाका, और यहाँ पर कांगड़ा शैली विकसित हुई थी। यहाँ से एक बार फिर से पढ़ लो, यहाँ से कि अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था। लघु चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था। एक कुछ गिने चुने लोग मतलब बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को प्रभावित किया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इमेज में देखिए, यह दोस्तों अकबर का चित्र है। अकबर अपनी सेना के साथ शिकार के लिए गया था और वहां आराम करते हुए यह चित्र पेंटिंग किया गया है। यह एक लघु चित्र का एग्जाम्पल है। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। और दोस्तों, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में यह चित्र 7 दिया गया है। मैंने आपको बताया यह किसका चित्र है, तो यह मुगल लघु चित्र है। शिकार के दौरान आराम करते हुए अकबर का यह लघु चित्र टेक्स्ट बुक में दिया गया है। और चित्र 8 भी दिया गया है। यह चित्र को आप ध्यान से देखें, किसका चित्र है, तो याद रख लो, होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह द्वितीय राजपूत लघु चित्र कोटा का है। क्या यह कोटा का एक राजपूत लघु चित्र है? किसका चित्र है? होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह द्वितीय का यह चित्र। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। याद रखना दोस्तों कि 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। और यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं क्या लिखा है, रसमंजरी ऑफ भानुदत्त, यानी कि एक चित्रित किताब है जिसका नाम है रसमंजरी और यह चित्रित किया है भानुदत्त ने। तो यह सिंपल सा क्वेश्चन आंसर आपको पता चल गया कि रसमंजरी पुस्तक किसने चित्रित की थी। रसमंजरी पुस्तक भानुदत्त ने चित्रित की थी। सही आंसर ऑप्शन सी। और 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। दोस्तों, कांगड़ा शैली क्यों विकसित हुई, इसके पीछे की वजह है यह नादिर शाह कि 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई।
18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहां की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषताएं थी। यहां से एक बार फिर से पढ़ लो कि 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहां की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषताएं थी। चलिए आंसर बताइए। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग कौन सी शैली की विशेषता है? तो मैंने आपको बताया कांगड़ा शैली की यह विशेषताएं है। सही आंसर बनता है ऑप्शन बी। और स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे। क्या दोस्तों? आम लोग भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहे। और दोस्तों चित्र 9 इमेज में आप देख सकते हैं, टेक्स्ट बुक में यह चित्र रखा गया है। किसका चित्र है? तो कृष्ण, राधा और उसकी सखियों का यह पहाड़ी लघु चित्र है, जो कांगड़ा शैली में बनाया गया है। यह कांगड़ा शैली में बना हुआ कृष्ण, राधा और उसकी सखियों का एक पहाड़ी लघु चित्र है। ओके, तो यहाँ आज के इस वीडियो को हम स्टॉप करते हैं। कल मिलेंगे इसी अध्याय में एक नए पार्ट के साथ। आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।